नमस्कार, आप देख रहे हैं मुकाबला। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति कौन करता है? कौन है जो माहौल में तनाव पैदा करता है? कौन है जो मुस्लिम समाज में नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहा है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो आपके मन में कई बार आए होंगे। हाल ही में देश ने चाहे मणिपुर की घटना हो या मेवात की घटना हो, काफी तनाव का माहौल झेला है। दंगे होते हैं या हिंसा होती है तो उसका असर केवल हिंदू पर या फिर मुसलमानों पर नहीं पड़ता। इससे हर वो तबका प्रभावित होता है जो इस देश से जुड़ा हुआ है। इस प्रभाव को कौन पैदा करता है? कौन है जो भड़काता है, झूठ फैलाता है? मुस्लिम समाज में क्या सच पहुंचाया जा रहा है? इस सवाल पर आज हम करेंगे मुकाबला में बड़ी बहस। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यह बात आई कहां से। दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद के इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कल जुमे से पहले बड़ा भाषण दिया। इसमें उन्होंने कहा कि हमें सजा दी जा रही है क्योंकि हम मुसलमान हैं। एक धर्म के मानने वालों को खुलेआम धमकी दी जा रही है और ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि चुनाव है। शाही इमाम ने बहुत बड़ी बातें कही। कहा कि भविष्य खतरे में है। मुस्लिम ही नहीं, सिख ईसाई भी परेशान हैं। इस पर गृह मंत्री अमित शाह और पीएम ध्यान दें। जैसे पीएम मन की बात करते हैं वैसे ही मुसलमानों की बात भी करें, उनके मन की बात भी सुने। सैयद अहमद बुखारी के इस भाषण का क्या मकसद है, इस पर भी हम करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको वो बयान सुनवा देते हैं। लड़िए इलेक्शन, जीतिए भी इलेक्शन, लेकिन दिलों को जीत कर। मोहतरम वज़ीर आज़म, आप मन की बात करते हैं लेकिन मुसलमानों की मन की बात भी सुनिए। कोई इन हालात से परेशान है, वो सोचता है मुल्क का क्या मुस्तकबिल होगा। वो सोचता है मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। और ये मुसलमान ही नहीं सोच रहा, इस मुल्क का हिंदू भी यही सोच रहा, इस मुल्क का ईसाई भी यही सोच रहा है। और इस मुल्क का सिख भी यही सोच रहा है। ये यकजहती ही मुल्क को मजबूत कर सकती है, लेकिन यह नफरत मुल्क को कहां लेकर पहुंचाएगी इसका अंदाजा शायद आपको ना हो। हम अवाम में रहते हैं, हम बीच में रहते हैं, हमको मालूम है कि क्या हालात है। वज़ीर आज़म, हालात को समझिए और इस पर गौर कीजिए। आपने मुस्लिम धर्म के एक शाही इमाम को सुना। क्या उनका भाषण चिंगारी भड़काने के लिए था? यह बहस का विषय है। लेकिन इस पर चर्चा हो इससे पहले हम आपको मुस्लिम समाज के एक और विद्वान की बात सुनाते हैं। इनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान, केरल के गवर्नर हैं। उन्होंने एक मुद्दा उठाया यूसीसी का। इस यूसीसी का विरोध भी मुस्लिम समाज के कई बड़े नेता करते हैं, लेकिन मोहम्मद आरिफ खान ने जो समझाया वो भविष्य तय करता है। उन्होंने कहा कि आज से कई सालों के बाद पीएम मोदी का नाम मुसलमानों के बीच आदर सम्मान से लिया जाएगा, क्योंकि उनका नाम कुप्रथा खत्म करने वालों की लिस्ट में शामिल हो रहेगा। 40 साल बाद, मुझे तो लगता है 40 साल से पहले, तो ये जो 2019 का कानून है और नरेंद्र मोदी जी ने जिस तेजी के साथ, जैसे ही संभव हुआ, जिस तेजी के साथ उसको लागू किया गया, मेरे पास मैं बहुत सारे शब्दों का प्रयोग कर सकता हूं, लेकिन नहीं करूंगा। मैं ये आकलन जो आने वाले लोग हैं उनके ऊपर छोड़ता हूं। और मुझे कोई रत्ती बराबर भी संदेह नहीं है दिल में कि जैसे और बहुत सारी कुप्रथाओं को हटाने के लिए जिन्होंने कदम उठाए, उनको बहुत आदर और सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। मुस्लिम समाज में नरेंद्र मोदी जी का नाम भी उसी सम्मान और आदर के साथ लिया जाता है। इन महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए, और खासतौर से उन बच्चों के भविष्य को अधिकार से बचाने के लिए 95% तलाक पे बैन नहीं है, 3 तलाक पे बैन हुआ और 95% की कमी।
इसी पर चर्चा करेंगे। एक तरफ है शाही इमाम का बयान जिसमें डर दिख रहा है, जिसमें ऐसा समझ में आ रहा है जैसे समझाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, और एक तरफ है आरिफ मोहम्मद खान, केरल के गवर्नर हैं, जो ये बता रहे हैं कि कितना काम मुसलमानों के लिए हो रहा है। इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ हैं शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मुफ्ती वजाहत कासमी, संयोजक MRM, हासिक खान, इस्लामिक स्कॉलर, हफीज गुलाम सरवर, इस्लामिक स्कॉलर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद पूनावाला जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। शाही इमाम जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, या शाही इमाम जो कह रहे हैं कि यहां पर एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात तो करते हैं, कभी मुसलमानों के मन की बात भी करें, ये अविश्वास क्यों पैदा हो रहा है, खासकर एक विशेष वर्ग में आपके लिए? देखिए, ऐसा है कि कुछ लोगों को वोट बैंक का बुखार है और उनके तुष्टिकरण की दुकान, जब संतुष्टिकरण की बात हो रही है तो वो बंद होती जा रही है। वो अपने बच्चों को तो मर्सिडीज में घुमाना चाहते हैं, पर वो चाहते हैं कि बाकी आम मुसलमान, खासकर पसमानदा समाज के जो बच्चे हैं, उनके हाथ में पत्थर ही रहे, वो हमेशा आतंकवाद की तरफ ही बढ़े। और इसीलिए आज जब 70% ड्रॉप आउट रेट मुस्लिम बच्चियों का 30% होता है तो ये मुस्लिम के लिए खतरे की घंटी है। जब माइनॉरिटी अफेयर्स का बजट 3,500 करोड़ से 5,000 करोड़ होता है, ये मुस्लिम के लिए खतरे की घंटी है। जब AMU का बजट 670 करोड़ से 1,200 करोड़ होता है, मुस्लिम के लिए खतरे की घंटी है। जब पिछले 9 वर्षों में एक भी बड़ा दंगा, जैसे हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, जलगांव, अहमदाबाद, दिल्ली, इस प्रकार के दंगे नहीं होते, ये मुस्लिम के लिए खतरे की घंटी है। तो मुझे पता करना है बुखारी साहब से कि हो सकता है कि सोनिया गांधी जी जिस समय पर उन्हें मिली थी, हो सकता है वही परमानेंट विक्टिमहुड और वोट बैंक का कार्ड खेल रहे हैं वो आज। परंतु आज जब 7 बड़े मुस्लिम देश, सऊदी अरेबिया सबसे इंपॉर्टेंट मुस्लिम देश, इजिप्ट सबसे कंजर्वेटिव और रिलीजियसली ओरिएंटेड मुस्लिम देश, पैलेस्टाइन जो सबसे मुस्लिमों के लिए इमोशनल देश, अफगानिस्तान जो सबसे कंजर्वेटिव देश, बहरीन और US सबसे संपन्न देश, और मालदीव जो सबसे जाने वाले देश में, जो मुस्लिम देश में लोग जाते हैं, वो सारे देशों ने सबसे उच्च दर्जे का नागरिक पुरस्कार किसको दिया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो क्या ये सारे देश जो है, ये मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है इसलिए दिया है? तो मुझे लगता है कि आज किसकी बात पर यकीन करना है? प्रोफेसर शौकी इलाम के बातों पर, जो कायरो यूनिवर्सिटी चलती है, वहां पर ग्रैंड मुफ्ती है, या वर्ल्ड मुस्लिम काउंसिल के जो आज अध्यक्ष हमारे देश में आए थे, उनकी बातों पर, या एक ऐसे व्यक्ति की बातों पर जिनका केवल और केवल वोट बैंक की दुकानदारी का एक पुराना इतिहास रहा है। सोनिया गांधी जी को उन्होंने समर्थन भी दिया था। मुझे लगता है देश की जनता और मुस्लिम समाज बहुत समझदार है। पसमानदा समाज की बात आज कौन कर रहा है? ये 85% मुसलमानों की बात आज पहली बार अगर किसी के जुबान पर आई है तो वो मोदी जी ने पहली बार लाई है। तो ये किसने किया है? अब मुझे लगता है कि जिन्होंने केवल दंगे दिए हैं, जिन्होंने केवल गुर्बत दी है, जिन्होंने केवल गरीबी में रखा है, अगर वो उनके समय पर खतरा नहीं महसूस कर रहे थे, और आज जब संपन्न हुए जा रहे हैं तब खतरा महसूस हो रहा है, जब गांव में घरों में बिजली पहुंच रही है, जब शौचालय पहुंच रहे हैं, जब उज्ज्वला सिलेंडर पहुंच रहा है, और मोहम्मद को भी और मोहित को भी, सुल्ताना को भी और शिल्पा को भी, तब अगर इनको खतरा नजर आ रहा है तो ये खतरा वोट बैंक की दुकानदारी पर। ठीक, हफीज गुलाम सरवर साहब, ये वोट बैंक की राजनीति है या एक विशेष वर्ग में डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है? सबका साथ सबका विकास की बात मौजूदा सरकार करती है, ऐसा क्या हो रहा है जो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आज का मुसलमान बहुत डरा हुआ है, मुसलमान होना सबसे बड़ा पाप हो गया है इस देश में? नहीं, ये बात तो बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है कि मुसलमान होना इस मुल्क में वाकई पाप हो चुका है, लेकिन इसका आरोप केवल मोदी जी पर अगर मढ़ा जाएगा तो ये उचित आंसर नहीं होगा। इस मुल्क में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, कथित तौर पर अपने आप को सेकुलर कहने वाली, मुसलमानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वाली पार्टियां भी बराबर की दोषी हैं। और मौजूदा दौर में जो इमाम बुखारी साहब ने जो चिंता प्रकट की है, वो कहीं से भी उसको पॉलिटिकल लाखाब बनाकर पेश करें, उसे पॉलिटिकल नहीं कहा जाएगा। वो जो हकीकत है वो आईना सरकार के सामने रखा है। मुस्तकिल पिछले कई वर्षों से जो कुछ हो रहा है, सरकारी, गैर सरकारी, यहां तक के अदालती, अब मैं अदालती एडिशनल कह रहा हूं, जिन जिन जजों ने इन गैर कानूनी कामों पर लगाम लगाने की कोशिश की, उन जजों को उसी रात में बदल दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप पत्रकार हैं, बता दीजिए देश को कैसा हुआ या नहीं हुआ, तो नाम मैं बता दूंगा। अभी नूह में बुलडोजर जो गैर कानूनी जबरदस्ती चलाया जा रहा था, मुसलमानों को नेस्तो नाबूद जो लिस्ट बनाकर किया जा रहा था, और अभी भी जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, उस पे जो कोर्ट ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, जिस जज ने की, उसका ट्रांसफर हो गया। अरे भाई, अगर ट्रांसफर था भी
तो आपको 2-4-10 दिन आगे पीछे करना चाहिए। ये इनडायरेक्टली मैसेज कोर्ट को भी दिया जा रहा है कि सरकार के इस गैर कानूनी काम में अगर आप टांग अड़ाएंगे तो हम सीजेआई को भी नहीं बख्शेंगे, चुनाव आयोग से उनकी भी छुट्टी करवा देंगे। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन फिर मैं दोहरा रहा हूं, कांग्रेस के जमाने में वही हुआ, आज भी कांग्रेस मोदी जी के साथ है मुसलमानों के नाम पर। आज भी सपा साथ है, बसपा साथ है, आरजेडी साथ है, जेडीयू साथ है, टीएमसी साथ है। मुसलमानों के लिए कोई नहीं है। मुसलमान अपने हाल पर है। या ये इतना विक्टिम आप अपने आप को क्यों बताने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आपने हरियाणा या ताजा जो ये घटनाक्रम हो रहा है नूह में, अगर आप इसका जिक्र करेंगे तो सर जरूरी नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के घर टूटे हैं, कई हिंदुओं के घर भी टूटे। नहीं, कई हिंदुओं के घर भी टूटे, कई हमारी रिपोर्ट है, हमारे संवाददाता खुद ग्राउंड पर जाते हैं। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। यानी आप जो कहेंगे वही सही है, ग्राउंड पर जो पीड़ित है वो जो बता रहा है वो सही नहीं है। नहीं गुलाम सरवर साहब, यही चश्मा आपको उतारना है। ये जो आप डर दिखा रहे हैं ना, ये आप डर दिखा रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ डर दिखा रहे हैं। बुलडोजर की कार्रवाई में, बुलडोजर कार्रवाई में, बुलडोजर कार्रवाई में सब पर बुलडोजर चला है, सब पर बुलडोजर चला है। का जुलूस होता है क्या? जीजा और साला का रिश्ता बनाने गए थे क्या? बिट्टू बजरंगी जेल के अंदर है क्या? वो क्या कहते हैं मोनू मानेसर जेल के अंदर है क्या? 6 महीने से नंगा नाच हो रहा है। एसपी का क्या कहते हैं स्टिंग ऑपरेशन हुआ, दारोगा का स्टिंग ऑपरेशन हुआ। तो यहाँ भी आपको सिर्फ बिट्टू बजरंगी नजर आया, आपको मोनू मानेसर नजर आया। नहीं देखिए हफीज गुलाम सरवर साहब, आप चीखेंगे और चीख कर आपको लगेगा कि आप अपना नैरेटिव सेट कर देंगे तो ऐसे काम नहीं चल पाएगा ना। अगर आपको बिट्टू बजरंगी नजर आ रहा है, अगर आपको मोनू मानेसर नजर आ रहा है, तो आपको वो तमाम लोग भी नजर आने चाहिए जिन्होंने पत्थरबाजी की थी, आपको वो भी नजर आने चाहिए। आप दोनों को ताकीद करिए, सिर्फ एक पक्ष को आप ताकीद नहीं कर सकते हैं। रही बात बुलडोजर वाली, मैं जवाब ले लेती हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप, कैसी बातें कर रहे हैं हफीज गुलाम सरवर साहब? आपकी यही सोच, आपकी यही सोच बताने के लिए काफी है कि कैसे आप लोग डर दिखा रहे हैं देश के मुसलमानों को। मत बिगाड़िए चैनल पर, मत बिगाड़िए सर इस देश की तहजीब को। जवाब दे दीजिए शहजाद पूनावाला जी। ताजा हरियाणा का मामला है जो इनके जहन में अभी तक है और ये कह रहे हैं उसको आधार बनाकर कह रहे हैं मुसलमान डरा हुआ है पूरे मुल्क के मुसलमानों प्लीज रुक जाइए। देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पर लाउड स्पीकर पर बोलने की आवश्यकता नहीं, लाउड स्पीकर उतारना भी आता है और सभी जगह का। देखिए ऐसा एक एक करके बात रखते हैं। इन्होंने क्या कहा कि जज का ट्रांसफर करवा दिया, जज का ट्रांसफर मान्यवर सरकार नहीं करवाती, कोर्ट ही अपने जजेस के ट्रांसफर करवाती है। अब आप हिंदी में समझाते रहिए। प्राची जी मैं अपनी बात कर सकता हूं। प्राची जी देखिए, प्राची जी अगर अवैध तरीके से घुसपैठ होगी मेरी बोलने में तो फिर अवैध घुसपैठ को हटाना भी आता है। तो हम लोग हैं ही भारत में, वकाउल आपके घुसपैठ हटाना भी आता है। मान ही रही है। मेरे समय पर अतिक्रमण को हटाने की भी तरकीब मेरे पास पता है, बुलडोजर आपके पास। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। देखिए पहले यूनिफॉर्म डिबेट कोड भी हो जाना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आ ही रहा है। यस यस यस। अब देखिए इनको पूछिए कि इनको पता था कि जो शिव भक्तों की यात्रा जाएगी उसमें शिव भक्तों की नहीं थी, माफ कीजिएगा, प्राची जी देखिए अब अगर बीच में बोला गया तो फिर मुझे भी अपने अवतार में उतर आना पड़ेगा। अगर फिर से बीच में बोलेंगे तो मैं अपने अवतार में उतर आऊंगा। प्राची जी मैंने पूरे पेशेंस और धैर्य से बात सुनी। इस्लाम का एक पक्ष ये है, इस्लाम का एक पक्ष ये भी है कि धैर्यपूर्ण तरीके से बात सुने। सरवर जी अपने समय पर बोलिए जो आपको बोलना है, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अब ये यात्रा में गाली गलौज होने वाली थी, ये सरवर जी को पहले पता था। नहीं आपको नहीं पता है, सुना दूं क्या अभी? प्राची जी कृपया करके आप बता दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि डिबेट खराब हो जाए और अगर आप ये चाहते हैं कि सरकार मर्यादा होती है, यदि हर वाक्य में हर 10 सेकंड में डिबेट को भंग करना है तो फिर मैं भी इनको आपको जो झूठ बोलना है गुलाम सरवर साहब, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये तकरीर पढ़ने का वक्त नहीं है, ये भाषण देने का वक्त नहीं है। जवाब आने दीजिए। 2 मेहमानों को अभी तक बोलना है और इसी में 3-4 मिनट बर्बाद हो गए। बोलिए बोलिए। अपने समय पर अपनी बारी में बोली और मुझे उम्मीद है 40 सेकंड सुनेंगे अभी कान खोल के। इनको यात्रा में क्या होने वाला था, गाली गलौज होने वाली थी, ये पहले से पता था, इसलिए इन्होंने अपने छतों पर पत्थर रखे थे क्या? किसी ने पत्थर नहीं रखे थे, फिर झूठ आप बोल रहे हैं। रुक जाइए ना, ऐसा क्या बता देंगे? अपनी बारी का इंतजार कर लीजिए, अपनी बारी का इंतजार कर लीजिए। हफीज सरवर साहब जोर जोर से चिल्लाने से अगर झूठ सच हो जाएगा, अगर झूठ सच हो जाएगा, क्या इस डिबेट को खराब करने के लिए पैनलिस्ट को बुलाया गया है? प्लीज गुलाम सरवर साहब ऐसे नहीं चलेगा ना काम। अगर आप मुसलमानों के हक की बात करना चाहते हैं तो अपनी बारी कहां से उठा के लेके आते हैं? सहिष्णु है ना आप, कहते हैं ना आप, तो रुक जाइए अब थोड़ा सा, दिखाइए थोड़ी सी सहनशीलता।
बोलिए इनके शहजाद। जहनियत में ही नहीं है ये कॉन्सेप्ट, इनके सोच और जहनियत में ही नहीं है। सुनिए, अब मैं तो कह रहा हूं, मेरी बात छोड़ दीजिए ना। एफआईआर किसने दर्ज कराई थी? आबिद हुसैन नाम के ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने। उसने कहा कि 800-900 की भीड़ ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कहते हुए एक मंदिर को घेर दिया और 30-40 लोगों को बंधक बनाया। अब आबिद हुसैन भी झूठा है क्या? अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, सरवर साहब चिल्ला रहे हैं ना चीख चीख कर, आपको कितने बुलडोजर ने कितने घर तोड़े पता है? मुझे विक्टिम्स 6 थे, विक्टिम के नाम बताइए। प्रदीप शर्मा, अभिषेक राजपूत, शक्ति, गुरसेवक, नीरज, मौलाना हाफिज साहब। कितने विक्टिम किस धर्म से? 85-90% विक्टिम हिंदू है। अब बताइए कि हिंदू दंगाई है और विक्टिम भी ज्यादा हिंदू है। ये आप लोगों की जो विक्टिम कार्ड है ना, इसको बंद कीजिए, बंद कीजिए। और जब तथ्य आते हैं तो आप लोग जिस प्रकार से चीखते चिल्लाते, आप पत्थरबाजों के समर्थन में क्यों हैं? कोई भी पत्थरबाज हो, आप पत्थरबाजों के समर्थन में क्यों हैं? आप आतंकित करने वाले लोगों के समर्थन में क्यों हैं? आतंकवादियों का साथ आप दे रहे हैं, बीच में मत देश बोलिए। में आतंक फैल रहा है। सरवर साहब, बीच में मत बीच बोलिए, में बार बार सरवर साहब, बोलना प्लीज मत बंद कीजिए, क्योंकि 2 मेहमान बाकी है, उनके बोलने का समय भी, उनका भी अधिकार है बोलने का। आखिरी बात, मामन खान का वीडियो इन्होंने नहीं देखा असेंबली के अंदर, और जावेद अहमद आम आदमी पार्टी का दंगाई, और ताहिर हुसैन ने तो दिल्ली में दंगे किए थे। कोर्ट ने कहा ये मास्टरमाइंड है अंकित शर्मा की हत्या का, तो कोर्ट की बात मानते हैं? ये कोर्ट के ट्रांसफर की बात कर दी तो कोर्ट की बात मानते? ताहिर हुसैन नहीं था दंगाई, दिल्ली का मास्टरमाइंड नहीं था। हाजिक खान जी, आप रुक जाइए प्लीज, सरवर साहब प्लीज। हाजिक खान जी, यही तो हाजिक खान जी, मैं हाजिक खान जी से बात कर लूं अगर आपकी इजाजत हो सर? बिल्कुल। क्योंकि यहाँ जोर जोर से चीखने से कोई बात सच तो साबित हो नहीं जाएगी। नहीं, हाजिक खान दंगाइयों साहब, के पैरवी करना इनकी हाजिक आदत खान है। साहब, ये क्यों पैरवी की जाती है या ऐसी सोच क्यों पैदा करने की कोशिश की जा रही है? जिस देश में हम गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, वहां एक पक्ष को यह बताया जा रहा है कि हम मजलूम हैं, हम बेबस हैं, क्योंकि अभी हमारे खिलाफ तमाम चीजें चल रही हैं। ऐसा क्या हो रहा है इस देश में? देखिए मैडम, सरकार जो बनती है, वो सरकार शपथ जब लेती है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अपने 135 या 40 करोड़ हिंदुस्तानियों की सेवा करे, उनके लिए एजुकेशन की व्यवस्था करे, उनके लिए बिजली, पानी, खाना, नौकरी, इसकी व्यवस्था करे। लेकिन हमारे देश में जो पिछले 20 सालों से राजनीति चली है, उसमें यह है कि हमारे देश के हिंदू नेता मुसलमानों को गाली देते हैं, मुसलमान नेता हिंदू को गाली देते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। ये इंसान नहीं है, चाहे वो किसी पार्टी के हो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि देश जल रहा है और दुनिया भर में अगर उस पर चर्चा हो रही है तो उसमें सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं है? अगर मौलाना ने ये कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर को ये सोचना है कि हम मुसलमानों के लिए, कि उसके मसाइल के लिए क्या करें। इन्होंने अभी बड़ी फहरिस्त कराई, सचर कमेटी की रिपोर्ट है, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट है कि मुसलमान एजुकेशन में और दुनिया हिंदुस्तान में पिछड़ा हुआ है। इनकी सरकार ने क्या कोशिश, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, कितने स्कूल बनाए, कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने मेडिकल मुसलमान एरियो में बनाए? ये नहीं करते और ये हिंदू मुसलमान ये खुद करते। इन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी आती है, मैडम मैं अपने पास से कोई बात नहीं करूंगा, देश के लोगों ने देखा है, ये डबल इंजन सरकार की बहुत व्यवस्था की चर्चा करते हैं। मैं कहता हूं अटल जी की सरकार आई गुजरात में जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे, आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मणिपुर में कि हादसे इतने ज़्यादा हैं वतन में अपने, खून से छप के भी अखबार निकल सकते हैं और तूने चाहा नहीं हालात बदल सकते हैं, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते हैं। हिंदू और मुसलमानों का कत्ल हो रहा है मणिपुर में, 100 दिन से ज़्यादा हो गया। यानी हरियाणा में हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो रही है और देश के प्रधानमंत्री न हरियाणा पे बोलते हैं न मणिपुर पे बोलते हैं। किसकी जिम्मेदारी है? मौलाना की नहीं, शहजाद साहब की नहीं, सरवर साहब की नहीं, बल्कि देश के हुक्मरानों की जिम्मेदारी है कि अपने प्रदेश और देश में शांति बनाए। है, लेकिन मैं शांति से हाजिक खान साहब, जब हम कहीं धर्मगुरु हैं और हमें पता है कि हमारी बात का असर हमारे समाज पर कितना हो सकता है, तो क्या उस वक्त हमें अपनी जिम्मेदारी नहीं समझनी होगी? क्या हमें अपने समाज को ये नहीं बताना होगा कि ऐसी कोई आफत नहीं है? जिस पॉलिटिकल गेम की आप बात कर रहे हैं, जिस सियासी रोटी सेकने की आप बात कर रहे हैं, तो ये तो आप ही लोग बताएंगे ना लोगों को कि इस जाल में मत फंसिए। आप तो कह रहे हैं हम दबे हुए हैं, हम डरे हुए हैं। मैडम, सरकार की जिम्मेदारी है और सोसाइटी की जिम्मेदारी है, उल्मा की भी जिम्मेदारी है, हमारे देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है, खाली किसी हिंदू और मुसलमान की नहीं कि हमारा देश उन्नति और विकास की तरफ चल जाए। लेकिन उसका माहौल बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। मैं ये कहता हूं हमारे देश के हिंदू और मुसलमान सब आपस में भाई भाई हैं। एक देश मुल्क के हमारे फिरोजाबाद में चूड़ी का शहर है, वहां 95% हिंदू
फैक्ट्री ओनर हैं और लेबर 95% मुसलमान हैं। बिल्कुल आगरे सही में भी इस बात तरह कह है, रहे हैं आप कानपुर आसिफ में खान भी इस साहब, तरह है, लेकिन ये टीवी पर मुरादाबाद में आकर भी इस ऐसी तरह है। बातें अच्छी अगर लग रही हिंदू हैं, मुसलमान लेकिन देखिए की- जमीन मैडम, में अपने लोगों के सामने कैसी बातें हो रही हैं इस पर आपको गौर करना होगा और इस पर चोट करनी होगी। मेरा सवाल इस बात को मैं ये लेकर कह था। रहा हूं, हम- वजाहत कासमी साहब, एक सेकंड, वजाहत कासमी साहब, ये बात जो हासिफ खान साहब कह रहे हैं, ये बात सुनने में बहुत अच्छी लग रही है कि हम सबको मिलकर चलना होगा, हमें पहचानना होगा कि क्या पॉलिटिकल गेम है, कौन सियासी रोटी सेक रहा है, कौन हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाह रहा है। लेकिन क्या ऐसे में हम अपनी अपनी जिम्मेदारी भूल जाएंगे और ऐसे बयान देंगे जैसे दिए जा रहे हैं जामा मस्जिद में? देखिए मेरी बहन, देश में अभी दो तरह का मुसलमान है जो बोल रहा है। जब मेवात दंगा हुआ, राजेंद्र सच्चर कमेटी की बात कर रहे थे अभी हाजिक भाई, राजेंद्र सच्चर कमेटी ने बताया है कि मेवात हिंदुस्तान का वो पिछड़ा एरिया है, बहुत तालीमी पसमानदा, हर एतबार से पसमानदा है। क्योंकि मेरे हरियाणा के सीएम से बहुत निजी ताल्लुकात हैं, तो हरियाणा के सीएम ने पिछले इस 2 टर्म में कम से कम 5 से ज़्यादा चक्कर मेवात के लगाए हैं और 500 से ज़्यादा नौकरी मेवात के लोगों को दी है और किसी तरह का कोई करप्शन नहीं हुआ है। मेवात के तालीमी इदारों की सूरत हाल देख लीजिएगा आप, पिछले 8-10 सालों में कैसी रही है। ठीक है, गालियां भी दी गई, मैं इस पर बहस नहीं करूंगा कि बिट्टू बजरंगी ने कुछ नहीं कहा, फलां ने कुछ नहीं कहा। क्या वहां के लोकल लोगों को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत थी? क्या नूह का मुसलमान इस बात के लिए क्यों उतारू था कि वो कानून को चिट्ठी लिखता कि बिट्टू बजरंगी या मोनू को या 100 नंबर की कॉल या पुलिस प्रशासन को आगाही हो सकती थी? क्यों ये सब नुकसान हो रहा है? इससे देश पीछे जा रहा है। रही बुखारी साहब की बात, बुखारी साहब को मैं बहुत सीरियस नहीं लेता हूं। बुखारी साहब ने अपनी जिंदगी में कोई ढंग की बात नहीं की है। मिल्लत के जो ठेकेदार हैं इस वक्त, चाहे वो जमीयत उलमा हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, ये जितने भी ये बिल्ली अपने आप को लोग कहते हैं, इन्होंने कोई किरदार अदा नहीं किया। अभी तक सारी बिल्लियां थैलों में बंद है, एक भी बिल्ली बाहर नहीं निकली कि नूह में जो कुछ हुआ वो गलत है। अभी शहजाद भाई ने नाम गिनाए हैं, इन 6 के अलावा कोई नाम 7वां नहीं हो सकता अभी तक। उसमें से 5 हिंदू है, एक हमारा बच्चा मौलाना है, वो 5 भी हमारे भाई, उसमें 2 होम गार्ड के लोग हैं। कितना नुकसान हुआ है। और ठीक है, मनोहर लाल खट्टर योगी जी के नक्शे कदम पर है कि जो करेगा वो भुगतेगा, जो करेगा वो साहब, मैं आपसे सवाल एक नहीं, हासिफ भाई सुन लीजिए, नहीं मैं गलत कह रहा बात है। इंद्रजीत मैंने एक सेकंड का भी इंटरप्ट नहीं किया, मैंने एक सेकंड का भी, मैंने एक सेकंड की भी दखलंदाजी नहीं की। देखिए आपके बीच में मेरी कोई बात नहीं पूरी बोलता होने ना, दीजिए, मेरी बात आपके बीच पूरी में कोई होने नहीं बोलता, दीजिए, फिर आप आपको सवाल मौका कर दूंगी, आप बोलिएगा। बोलने तो दीजिए। 2 तरह का मुसलमान सामने आया है। एक तो दंगा होने के बाद मैदान में आ गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई RSS फला सब बातें हो रही हैं, और एक मुसलमान जो है किसी तरह की कोई जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहा है, वो चुप है। रही प्रधानमंत्री जी की बात या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या मनोहर लाल खट्टर की बात, पूरे मुल्क में एक भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्कीम ऐसी हो जिसका मुसलमान ने फायदा ना उठाया हो। आज मिल्लत के ठेकेदारों की इस हिंदुस्तान के मुसलमान को जरूरत नहीं, जब तक ये हर भारतीय को, हर मुसलमान को भारतीय बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे। क्यों इनकी जुबान पर नहीं आ रहा है कि वहां 6 लोग मर गए हैं? क्यों इनकी जुबान पर यह आ रहा है कि वहां बुलडोजर चल गया? बुलडोजर से पहले कितना बड़ा दंगा हुआ, हजारों राउंड गोलियां चली हैं, हथियार कहां से आया, पत्थर कहां से, इस पर किसी मिल्ली संगठन को कोई चिंता नहीं है। चिंता इस बात पर है कि वहां बुलडोजर क्यों चल रहा है। ठीक है, मैं आसिफ जी आपसे इस पर जवाब लूंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं, ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे। देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला। कौन है जो 2 धर्मों को बांटने की कोशिश कर रहा है? ये जहर आखिर कहां से आ रहा है? इसी पर लगातार चर्चा जारी है। खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं शहजाद पूनावाला जी। आज जो इमाम साहब कह रहे थे उसमें एक लाइन उन्होंने जोड़ी, वो ये कि जब नफरती बीज एक दूसरे समुदाय की तरफ से या खासकर हिंदू संगठनों की तरफ से बोए जाएंगे और ये कहा जाएगा कि मुसलमानों के साथ व्यापार मत करिए, मुसलमानों को बायकॉट कर दीजिए, तो उन पर भी तो चोट करने की जरूरत है, उन्हें भी तो समझाने की जरूरत है। क्यों एक पक्ष या फिर एक तरफ ही हमारी आंख खुलकर देखती है? ये बयान किसी व्यक्ति ने जो अधिकृत जगह पर बैठा है उसने दिया है, और अगर ये बयान उनको चोट लगी कि देखो किसने कहा है, तो हर रोज अगर कोई
एक नहीं दो नहीं कई बार ये कहे कि इनका धर्म काफिरों का धर्म है और इनको या तो कन्वर्ट करना है या तो इनको सजा देना है। तो ऐसे जो रोज ये नारे लगते हैं, इसके विषय में क्या बोलेंगे यहाँ पर जो महानुभाव है? ये नारे लगते हैं ना, ये 4-5 बार दिन में लगते हैं नारे। मैडम अच्छा झूठ तो मुझे एक बात बता दो। अच्छा ठीक है, मुझे बता दो प्राची जी, मुझे बोलने तो दो, मुझे बोलने दो। आप क्यों फिर पर्सनली ले रहे हैं? नहीं लगते तो पर्सनली क्यों ले रहे हैं? पर्सनली क्यों ले रहे हैं? मैंने किसी का नाम लिया? मैंने किसी का नाम लिया क्या? मैंने किसी कम्युनिटी का नाम लिया? मैंने किसी का नाम लिया? प्राची जी मैं एक एक करके बोलिए ना। हाजिक खान जी, देखिए हाजिक खान जी रिप्लाई कर रहे हैं तो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? दोनों बात कर रहे हैं ना, समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। प्राची जी मैंने एक सेकंड पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि मैंने तो किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया। ये दोनों क्यों रिएक्ट किए? यहाँ पर तो हमारे काजमी भाई भी बैठे हैं, इन्होंने तो रिएक्ट नहीं किया। अब सुन लीजिए, आपके आदमी हमारे आदमी, बताओ अब ये डिसाइड करेंगे हमारे आदमी। आप भी हमारे हो, मानने को तैयार हो जाओ। ये ठीक नहीं है ना, ये ठीक एक एक करके बात ये ठीक नहीं। गुलाम सरवर साहब ये ठीक एक नहीं बार है मेरी ना। बात हो जाए। अगर आपकी बात ना करे सरवर जी क्यों चीखते हैं भाई? हर बार बीच में बोलते हैं। इनको क्या बुरी आदत है? ये आदत क्या है इनकी? अच्छा रुक जाइए, अब रुक जाइए, मैं आप ही के पास आऊंगी ना। सरवर साहब एक सेकंड रुक जाइए, एक एक करके प्लीज, एक एक करके मैं इसका टेस्ट दे देता हूँ, एक टेस्ट दे देता हूँ। 10 सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, टेस्ट हो जाता है। इन्होंने अभी हाजिक साहब ने बोला कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और जो कह रहे कि ऐसे नारे नहीं लगते। एक टेस्ट करता हूँ। मंदिरों में तो कई बार इफ्तार होता है, एक बार पहल कीजिए मस्जिद में हनुमान पाठ हो जाए, हनुमान चालीसा का पाठ। हाजिक साहब आप बता दो। नहीं, कौन से मंदिर में हो रहा है? आप बताओ। अरे बहुत सारे, तमिलनाडु से लेकर हर मंदिर में इफ्तार के आयोजन हुए हैं, आयोजन हुए हैं। पार्टी को बंद कर दिया आपने। अब मैं अपनी बात खत्म कर लूं, प्राची जी मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। क्या तरीका है भाई, ये क्यों बीच में बोले? ये शाब्दिक पत्थरबाजी से मुझे संरक्षण दीजिए। ये शाब्दिक पत्थरबाजी मुझ पर ना हो, मेरे ऊपर शाब्दिक पत्थरबाजी ना हो। सरवर साहब मैं आपको पूरा मौका दूंगी। हाजिक खान जी आपको भी पूरा मौका दूंगी। एक सेकंड, बीच में मत बोलिए ना। अरे बीच में मत बोलिए, प्लीज बोलिए। देखिए ऐसा है, मैं तो कह रहा हूं ना कि ये तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। एक टेस्ट दिया तो ये चीखने लगे, छाती पीटने लगे। अरे भाई सुन लीजिए भाई, क्या तरीका है ये? क्या तरीका है? क्या तरीका है? क्या गेस्ट को इसीलिए बुलाया गया है क्या? इनको क्या इसीलिए बुलाया गया है क्या? पानी पीने पे बच्चों का इनको इसीलिए बुलाया गया है क्या? बीच में इंटरप्ट करे इनको, काजमी जी को भी, मुझे भी। प्राची जी ये तरीका गलत है, हम भी फिर हाजिक खान जी प्लीज, हाजिक खान जी और सरवर साहब डिबेट की डिबेट का एक तरीका होता है। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, बीच में अगर आप बोलेंगे तो किसी की बात नहीं आ पाएगी, ना हिंदू की, ना मुसलमान की, ना इस देश की। रुक जाइए, अपनी बारी पर प्रूफ मांग लीजिएगा। बोलिए। हाँ देखिए, यही इंटॉलरेंस का परिचय है। नहीं इंटॉलरेंस भाई क्या तरीका है? डिबेट का मतलब नहीं बन रहा। झूठ पे कैसे चर्चा खराब करनी है, चर्चा खराब करनी है। आप नोट कर लीजिए, आपको प्रूफ मांगने, अपनी बारी में प्रूफ मांग लीजिएगा। ऐसे तो चर्चा खराब होगी। शहजाद जी भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे, किसी की बात नहीं होगी। बोलिए एक वाक्य, इसी को काजमी साहब इसी को इंटॉलरेंस कहते हैं कि कोई इसी का इंटॉलरेंस कहते हैं। सही बताया आप। प्लीज रुक जाइए सरवर साहब, प्लीज हाफिज सरवर साहब प्लीज रुक जाइए सर, प्लीज रुक जाइए। मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, आपको तो दिखाना है ना कि आप कितने सहनशील हैं। आपको बताना है ना कि कैसे आप हिंदू और मुसलमान की बात एक साथ रहकर करना चाहते हैं। आप प्लीज शांत हो जाइए सर, प्लीज। गलत बोलेंगे और सही बोलने वाले को बोलने नहीं देंगे। कसम खा के। अरे यार चुप हो जाइए, शोर मचाने की जगह नहीं है। ये मेंबर नहीं है मस्जिद का, मस्जिद का मेंबर नहीं है मेरे भाई। तकलीफ नहीं हो रही है, ये किसी प्लीज 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 रुक जाइए। चर्चा को चलने दीजिए। अगर आपको चर्चा करनी है, मैसेज जाने देना है कि कौन सही कौन गलत। बोलिए शहजाद जी। सर तन से जुदा के नारे नहीं लग रहे क्या इस देश में? और कौन लगा रहा है? सबने देखे। दूसरी बात, अब देखिए मैं तो कह रहा हूं ना, यही इंटॉलरेंस है। मेरा इलाका, मैं बोलने नहीं दूंगा। कोई मेरे इलाके में आ जाएगा तो मैं पथराव करूंगा। पत्थर कहां से आए? अच्छा, अब इन्होंने 2 बातें की, मैं 2 बातें स्पेसिफिकली पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा देश जल रहा है। 1969 अहमदाबाद 512 मुसलमान, 1970 जलगांव 100 मुसलमान, 1980 मुरादाबाद 1500, 83 नेल्ली 3000, भिवंडी
1984 146, 1990 हैदराबाद 365, लीजिए फिर जवाब दीजिए। 1992 सूरत 152, 53, 1993 मुंबई 1000 और 2013 मुजफ्फरनगर। सारी सेकुलर गोत्र की सरकारें थी। बिल्कुल बीजेपी थी इसमें। ये मुसलमान काटे गए, ये बहुत अच्छा समय था, ये अमृतकाल था इनका। और आखिरी बात, इन्होंने एजुकेशन की बात की। देखिए हाजिक साहब सुने नहीं, मैंने तो इनको कहा कि हाजिक साहब 2.94 करोड़ मनमोहन सिंह ने स्कॉलरशिप दी, वो मोदी जी ने 3.14 करोड़ की। एएमयू की फंडिंग डबल की। मुस्लिम गर्ल ड्रॉप आउट रेट, आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए हाजिक साहब। हाजिक साहब आपको मैं बोलने नहीं दूंगा। आपको अगर आपको आजमाना है तो देख लीजिए, आजमा लीजिए। आप बताइए ना। मुस्लिम गर्ल ड्रॉप आउट रेट 70 से 30% हुआ, बजट बढ़ा। ये एजुकेशन की बात करें ना, आपको पता है बंगाल में सबसे कम एजुकेशन है मुसलमानों का, जो सेकुलर गोत्र का राज्य बताया जाता है, और गुजरात में सबसे ज्यादा है। अब बताइए। अब मुझे बीच में आना होगा। अब आप सरवर साहब, अब आप जवाब दीजिए। किसी के बीच में बोलने से चर्चा नहीं हो पाएगी। अपनी अपनी बारी का इंतजार करके बोलिए। अब जवाब दीजिए। जो एग्जाम्पल उन्होंने दिए या जो बातें कही कि कितना काम सरकार ने किया है, ये नहीं दिखता क्या? 3-4 बातें बिल्कुल मैं स्पष्ट कहूंगा, और पहले भी मैं कह चुका हूं। जैसे बंगाल का भी जिक्र लाया आपने, बात काट दी, मुकम्मल नहीं हो सकी शाहजाद भाई की। ये आपकी बदौलत है। नहीं, क्योंकि आपको सुनने में बड़ी तकलीफ होती है। नहीं होती है। आप जाके ममता बनर्जी और कांग्रेस के सामने आप लोग जो है वहां पर नाचते हैं, परंतु आपको तथ्य से परहेज है। गुजरात में सबसे ज्यादा नौकरियां मुसलमानों को मिली, गुजरात में एजुकेशन सबसे ज्यादा मिला, गुजरात में बैंक के लोन सबसे ज्यादा मिले, परंतु गुजरात आपके लिए कॉम्युनल है और पश्चिम बंगाल में सेकुलरिज्म का सुंदर गीत चल रहा है आपके लिए। गरीबी और गुर्बत आपने अपनी आदत और फितरत बना दी है। गुर्बत में रहना, झोपड़ियों में रहना, यह आपने अपना मुस्तकबिल बना दिया है। अच्छा बोलिए, बना लीजिए इसको, बोलिए। पश्चिम बंगाल के ताल्लुक से जो बातें कही गई है 100% सच है। और मैं फिर शुरू वहीं से कर रहा हूं। कांग्रेस की सरकार हो या किसी भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों की सरकार हो, मुसलमानों के ताल्लुक से कोई भी ईमानदार नहीं रहा। बल्कि जो डेटा इन्होंने दिया, नरसंहार तो ऐसे ऐसे हुए कि महीनों मुसलमान सदमे में पड़ा रहा। और तब भी बुखारी साहब के वालिद जो थे अब्दुल्ला बुखारी साहब, वो ये मार्च वो मार्च और सब होता रहता था। उस जमाने में भी सरकार तब भी नहीं सुनती थी, सरकार ने तब भी न्याय नहीं दिया, चाहे वो हाशिमपुरा हो। मेरा रोल इतना सीरीज लंबा है कि गिना नहीं सकते कांग्रेस के दामन पर जो दाग है। लेकिन सिर्फ कांग्रेस नहीं, मैं एक बार, जो समाजवादी गिरोह हैं, चाहे वो सपा, आरजेडी, जेडीयू, दूसरे तमाम दल जो बाद में आए, इनके दामन पर भी उतना ही दाग है। आज भी देश में जब कॉम्युनल माहौल बन रहा है तो इनका बयान जो आप उम्मीद बुखारी साहब से कर रहे हैं अभी जो चर्चे में कि उनको अपील करनी चाहिए, अखिलेश जी ने अपील किया क्या? अब अखिलेश जी गए क्या दौरे पर? नीतीश जी आए क्या? ममता जी आए क्या? वो बंगाल में खुद ही जब पंगा हो जा रहा। मुसलमानों के साथ मसला है, इधर कुआं इधर खाई। अच्छा। हम कहां जाएंगे? एजुकेशन की बात है, बंगाल में मुसलमानों की आबादी 28%, नौकरी में हम 5% भी नहीं है। लेकिन ये सेकुलरिज्म और कॉम्युनलिज्म के बीच में हम इस तरह से पिसे हैं कि हम यानी आप ये कह रहे हैं, हम तो सुरक्षा मांग रहे हैं। गुलाम सरवर साहब, यानी आप ये कह रहे हैं, एक सेकंड थोड़ा सिंपल कर दूं, आप ये कह रहे हैं कि जब से देश आजाद हुआ है, इस देश के मुसलमानों के साथ सिर्फ और सिर्फ ज्यादती हो रही है और इस देश का मुसलमान अभी भी उसी गुर्बत और उसी बेबसी में। आप ये कह रहे हैं कोई काम नहीं हुआ मुसलमानों के लिए? फैक्ट है। क्या हुआ? मतलब हमको खाना चाहिए 4 रोटी, पहले तो आपने 2-3 डंडा लगाया, उसके बाद 1 रोटी डाल दिया। ये कांग्रेस ने किया था। फिर पीठ पर हाथ भी फेर दिया। ये कांग्रेस के जमाने में होता था, सीधी सी बात। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में एक मामला है, बोल के आता बुलडोजर गड़गड़ा के आता है, मुसलमानों को खबरदार हिलोगे तोड़ देंगे। इससे फायदा थोड़ा सा हुआ मुसलमानों का। एक सेकंड, फायदा ये हुआ है कि मुसलमान अपने बच्चों को समेट रहा है कि बेटा बुलडोजर सो जा बच्चे, पढ़ ले बच्चे, नहीं तो बुलडोजर आ जाएगा। गैर कानूनी ही सही, जुल्म ही सही, लेकिन मुसलमानों का फायदा। यानी आप ये मान रहे हैं हफीज गुलाम सरवर साहब कि पहले ये सब शिक्षा नहीं दी जाती थी, ये सब नहीं बताया जाता था, इस वजह से रेडिकलाइज होते थे लोग। का जो लिस्ट दे रहे हैं शहजाद भाई, मुफ्ती वजाहत कासमी साहब, कासमी साहब, ये जो कह रहे हैं अभी, जो गुलाम सरवर साहब कह रहे हैं, क्या वाकई में 75 साल से इस देश का मुसलमान इतना पिछड़ा हुआ है, इतना डरा हुआ है, कोई काम नहीं हुआ, किसी भी सरकार में कोई काम नहीं हुआ? मुसलमान ना पिछड़ा हुआ है ना डरा हुआ है। तालीमी, सियासी, हर तरह की बेदारी मुसलमान के अंदर है और वो मौके मौके से बाहर आ रही है। मिली तंजीमों ने मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुंचाया, हमेशा पहुंचाया, हर मोड़ पर पहुंचाया है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अभी
हर भारतीय को डायरेक्ट उसका लाभ हो रहा है। ये धर्म की बात बार बार कह करके उन बातों को छोटा कर रहे हैं। दो तरह की मानसिकता मुसलमानों की रही है। एक मानसिकता तो मैंने बताया था अभी कि वो चुप हैं। एक मानसिकता वो है कि बुरहान वानी भी क्यों मरा। एक मानसिकता यासीन मलिक वाली मानसिकता है। तो जाहिर सी बात है इस मानसिकता को इस वक्त बहुत परेशानी और घुटन हो रही है, यासीन वाली मानसिकता को, क्योंकि वो पत्थरबाजी की मानसिकता है, वो आग लगाने की मानसिकता है, वो दंगे की मानसिकता है। और ये एक बहुत बड़ा इतिहास है कि मैं कह रहा हूं ना, जहांगीरपुरी से कहीं से आप पूरे मुल्क का एक दंगा बताइए, मैं आपको यहीं पर मिसाल देता हूं। सारी मिली संगठन सब अंदर मिलेंगे और दंगा हुआ तो सब बाहर मिलेंगे। मैं कहता हूं सरकारों की ही सब जिम्मेदारी नहीं है, इन मिली संगठनों की भी कुछ जिम्मेदारी। आज बुखारी साहब वहां बैठे हैं, वो बहुत ऊंचाई पर बैठ करके बयान दे रहे हैं। उनको नहीं पता कि इसी मुल्क में, इसी दिल्ली में, उन्हीं की जामा मस्जिद की नाक के नीचे एक मुसलमान रेडी लगा करके खड़ा हुआ, एक हिंदू भाई उससे सेब खरीद रहा है। उसको नहीं पता कि उसका भाईचारा खराब हो रहा है, उसकी रोजी खराब हो रही है, क्योंकि उसके पास करोड़ों की संपत्ति है। वो जहां बैठकर राजनीति सेकने के लिए अपने बयान दे रहा है, उसको वहां से कुछ भी दिखाई नहीं दे, ना मुल्क की गुर्बत का पता है, ना मुल्क के हालात का पता है। मैं कहता हूं कि मोदी जी ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया कि वो अपने भारतीय होने पर फख्र महसूस करते हैं, विकास की, तरक्की की दौड़ में शामिल हैं, और मोदी जी की हर योजना का फायदा डायरेक्ट मुसलमानों को हो रहा है। हमें किसी मिली संगठन की कोई जरूरत नहीं। ठीक है हाजी खान साहब, अब जो योजनाओं की बात होती है, विकास का पैमाना तो आप ऐसे ही नापेंगे ना कि कौन पिछड़ा, किसको कितना फायदा, किसको कितना नुकसान हो रहा है। जितनी भी योजनाएं हैं, क्या उन योजनाओं का लाभ नाम देखकर, पता देखकर, सरनेम देखकर दिया जाता है इस सरकार में? देखिए, सरकार जब आई थी मैडम, तब उस सरकार ने कहा था कि 15 लाख सारी लोगों की खाते में आ जाएंगे। क्या आ गया? 50 स्मार्ट सिटी बनाए थे, बना दिए। हम इतनी यूनिवर्सिटी इनसे पूछो ये फिरोजाबाद कैसे जाते हैं? सरकार के बनाए रोड से जाते हैं कि उड़ के चले जाते हैं? उससे पहले बना दिया, पता करिएगा आप, अखिलेश ने बना दिया, आप ये पता करिएगा कि इस मुल्क में सरकार आयुष्मान कार्ड का फायदा, राशन कार्ड का फायदा, मकान का फायदा, शौचालय का फायदा इनके फिरोजाबाद के लोगों को हुआ है कि नहीं हुआ, ये पता करिए आप पता करिए। मुसलमानों को राशन मिला है कि नहीं? मुसलमानों को छत मिली है कि नहीं? आप कैमरे पर बोलिए, कैमरे पर बोलिए, हाँ ये ना, मुसलमानों को छत मिली है कि नहीं? मुसलमानों को शौचालय मिले कि नहीं? मुसलमानों को शौचालय के नाम पे जाके दिखवाओ, जरा कैमरामैन को लेके जाओ, क्या हाल है शौचालय के नाम पे, क्या देश को दो। मैं ये कह रहा हूँ कि देश हर तरीके से विरोधी करना, इनको भारतीय जनता पार्टी ने देश के हिंदू तो मुसलमानों को नहीं नुकसान पहुंचाया, उससे ज्यादा हिंदुओं को नुकसान पहुंचाया। कारोबार तिजारत हिंदुओं का चौपट हुआ। 98% देश में हमारे हिंदू भाइयों की जॉब वो है, क्या कहते हैं, कारोबार, और 98% लोग जॉब में हिंदू भाई हैं। हम ये पूछ रहे हैं 2% मुसलमान हैं, उसमें 22 करोड़ लोग निकले जिनके जॉब चले गए, उसमें मुसलमान कितने होंगे? आप ये देश। और दूसरी बात आप बताएं, नून की बात बताओ मैडम, नून की बात है। मेरा एक सवाल है, आपने मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। अभी तक इस बात पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा, कितना मुसलमान पिछड़ा हुआ है, कितना बेबस है, कितना डरा हुआ है। अब आपने से हिंदुओं को भी शामिल कर लिया इसमें। इस देश में कौन डरा हुआ है, कौन बेबस है? आपने योजना वाली बात को टाल दिया। भारतीय जनता पार्टी और शहजाद साहब जिस पार्टी में पहले थे, उसका भारत मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री ने, लेकिन हिमाचल से भाजपा मुक्त हो गया, कर्नाटक से भाजपा मुक्त हो गया। अब कहां से कहां पहुंच रहे हैं आसिफ खान साहब? इतनी जल्दी गोल पोस्ट नहीं बदलना है ना, मुझे एक एक करके पॉइंट बताना है। मैंने पहला सवाल आपसे पूछा था कि योजनाओं में क्या भेदभाव होता है, इसका सवाल आपने मुझे नहीं बताया। सर सुनिए ना, इसका जवाब आपने मुझे नहीं बताया। फिर आपने मुझे, सर एक सेकेंड आसिफ खान साहब, फिर आप कहने लगे कि सिर्फ मुसलमान नहीं, इस देश के हिंदुओं के साथ भी ऐसा हो रहा है। वैसे तो नहीं चलेगा ना कि पूरा का पूरा देश ही खराब हो रहा है। जवाब दीजिए शहजाद जी, जवाब दीजिए। मुझे चलना भी, हम ये कहेंगे क्योंकि मुझे जवाब दे मेरे पास वाकई 30-40 एक बात 30-40 सेकंड ही है मेरे पास, प्लीज। देखिए, कुछ लोगों की ऐसी कौम और बिरादरी बन चुकी है कि यदि मोदी जी उनको कहे ना कि ऑक्सीजन अच्छा है तो नाक पकड़ के बैठ जाएंगे। अब शौचालय का भी विरोध हो रहा है। बताइए कि शौचालय भी अच्छा नहीं है, कॉम्युनल हो गया शौचालय। अब दूसरी सुन लीजिए प्लीज, मैं हाजिक साहब, मुझे सच में निकलना है। हाजिक साहब, मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं, क्या तरीका है हर स्टेटमेंट में? प्राची जी फिर मुझे इजाजत दीजिए, मेरा दूसरा एक लाइव शो है, मुझे हाजिक खान जी प्लीज रुक जाइए प्लीज। अब मैं आपको एक आंकड़ा, सर्टिफाइड आंकड़ा, यूपीए की सरकार का आंकड़ा गिना रहा हूं। गुजरात में 9% मुस्लिम आबादी और पीएसयू, सरकारी पीएसयू में मुसलमानों की हिस्सेदारी 8.5%, पश्चिम बंगाल में 25% आबादी और सरकारी पीएसयू में हिस्सेदारी 1.2%। यूपीए की सरकार का आंकड़ा। अब मुझे तीसरी बात पे आने दीजिए। देखिए, मानसिकता का ही विषय काजमी साहब ने सही बोला।
ये अफजल गुरु को सजा हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट में अविश्वास, नो कॉन्फिडेंस, ये टीपू सुल्तान के विषय पे नो कॉन्फिडेंस, ये औरंगजेब की कब्र पर जाके फातिहा पढ़ना है। परंतु इनसे पूछे एक बार, ये वीर अब्दुल हामिद की कब्र पर गए हैं क्या? ये बुला इनसे के लाए पूछे हैं एटमी हवाओं भारत को, रत्न देश का कब ख्याल मिला नहीं, उस्ताद देश के बिस्मिल्लाह खुदा खान को? देर चलिए लेने सर, लगती भारत मेरे पास- रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह ये खान को हमेशा कब मिला? जब तक कांग्रेस हाजी की साहब बात मुझे करेगा, आखिरी स्टेटमेंट आज देने दीजिए। भारतीय क्या जनता तरीका पार्टी है? की- चलिए मेरे पास राजीव मैं- हाजिर खान जी, आपके गेस्ट हाजिर ऑडियंस खान के जी, साथ मैं हाजिर अपनी खान जी, आपत्ति दर्शा रहा हूं हाजिर खान कि जी, आगे कोई भी कायदे हाजिर की खान जी, चर्चा आपने मुझे मेरे करने पास नहीं दी। मेरे पास कुछ भी वक्त यहीं पर समझ पर खत्म हो आना मेरा गया। waste हुआ। मेरे पास वक्त यहीं पर खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।